तो पेपर का नाम जी पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी पढ़ाया जा रहा है आपको, और हम बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। तो बैलेंस शीट के बारे में बातें चल रही हैं, और हमें लगता है कि कल अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर बातें हो चुकी थी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ये सब चीजें हो चुकी हैं। आज कहाँ से शुरू किया जाए? लॉन्ग टर्म प्रोविजन से शुरू करते हैं। बच्चों जल्दी बताओ, सही कह रहे हैं कि आज हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन से शुरू करना है? बच्चे कह रहे हैं जी सर, आज हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन से शुरू करना है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताना चाहेंगे। एक होता है लायबिलिटी, जो कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, मगर अक्सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको कुछ शब्द नजर आएंगे जैसे कि प्रोविजन, जैसे कि रिजर्व। तो रिजर्व जिसे हिंदी में संचय के नाम से बुलाया जाता है, प्रोविजन जिसे हिंदी में प्रावधान वगैरह के नाम से बुलाया जाता है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये वर्ड्स बहुत मिलेंगे आपको, तरह तरह के प्रोविजन, तरह तरह के रिजर्व। तो आइए जरा बात करते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्या मतलब रिजर्व, क्या मतलब प्रोविजन। ध्यान दीजिएगा। यानी अभी ये सब बाद में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अभी आप पहले जानो प्रोविजन होता क्या है और रिजर्व होता क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। कंपनी को प्रॉफिट होता है, और कंपनी को प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और कंपनी ने उस प्रॉफिट को एक डब्बे में डाल दिया। तो प्रॉफिट हुआ और एक डब्बे में डाल दिया, और इस डब्बे का नाम होता है कभी कभी रिजर्व, तरह तरह के रिजर्व। और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और कंपनी ने इस प्रॉफिट को एक डब्बे में डाल दिया, और उस डब्बे का नाम है प्रोविजन। तो आइए पता लगाएं कि अगर देखा जाए तो यहाँ हो तो वही रहा है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है डब्बे में डाला गया है तो रिजर्व बुलाया जा रहा है, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ एक डब्बे में डाला जा रहा है तो प्रोविजन बुलाया जा रहा है। तो प्रॉफिट या तो बॉक्स में गया है रिजर्व नाम के बॉक्स में, प्रॉफिट या तो प्रोविजन नाम के बॉक्स में गया है। सवाल उठा कि इन पैसों का करना क्या है, इन पैसों का करना क्या है, क्यों इनका नाम रिजर्व है, क्यों इनका नाम प्रोविजन है। सुनिएगा ध्यान से। पहले प्रोविजन की बात सुनिए। प्रोविजन कि जो पैसा आपने स्टोर कर रखा है, जो पैसा आपने स्टोर कर रखा है। पहले बच्चे बताएं कि आप मेरा ये वर्ड समझे कि हाँ सही बात है, पैसा स्टोर करके रखा हुआ है, पैसा कहीं पर जमा करके रखा हुआ है। प्रॉफिट वाला पैसा कहीं जमा करके रखा है। तो प्रॉफिट का पैसा कहीं स्टोर किया है, तो कब बुलाए रिजर्व, कब बुलाए प्रोविजन। बच्चे करें हाँ सर, वो स्टोर वाला वर्ड मेरे समझ में आ गया। प्रोविजन सुनना, प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविजन किस चीज का पेमेंट करना है। नोन मतलब पता है, पता है। किस चीज का पेमेंट करना है, पता है। कितना रुपया पेमेंट करना है, नहीं पता है, नहीं पता है। किस चीज का पेमेंट करना है, पता है। यानी आपको अपने एक्सपेंसेस या लॉसेस का पता है, तो किस चीज का पेमेंट करना है जी आपको पता है, लेकिन कितना रुपया पेमेंट करना है जी वो नहीं पता। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई कि प्रोविजन क्या है। क्या देना है, पता है। कितना रुपया देना है जी वो नहीं पता। क्या देना है पता है, कितना रुपया देना है वो नहीं पता है। तो ये होता है प्रोविजन। सर जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या देना है, टैक्स देना है, पता है। कितना रुपया देना है जी अभी साल कंप्लीट हो जाएगा तब कैलकुलेशन होगा तब पता चलेगा, अभी तो पता नहीं है कि कितना रुपया टैक्स देना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कौन सा नुकसान जी एसिड घिसने वाली है, डेप्रिसिएशन। कितना रुपया जी अभी वो क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तब जानकारी होगी कितना रुपया घिसने वाली है। प्रोविजन फॉर बैड डेट,
क्या होने वाला है जी? उधार माल बेचा, पैसा डूबने वाला है। कितना डूबने वाला है जी? वो तो साल कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। तो सारे बच्चे बोले कि सर हमको प्रोविजन समझ में आ गया। नुकसान का नाम, खर्च का नाम पता है, कितना रुपया कितना नुकसान जी वो भविष्य में होगा, अभी हमको क्लियर नहीं है कि वो कितना रुपया होगा। यानी आपको खर्च या नुकसान का नाम तो पता है, लेकिन वो नुकसान कितने रुपए के बराबर होगा उसका पता नहीं है, क्योंकि ये घटना भविष्य में घटेगी। चलो बच्चों ने कहा सर हम प्रोविजन तो समझ गए कि प्रॉफिट को एक डब्बे में स्टोर कर दिया, प्रॉफिट को डब्बे में स्टोर कर दिया, नाम रख दिया प्रोविजन, और इस प्रॉफिट से किसका पेमेंट होगा? प्रोविजंस का पेमेंट होगा। प्रोविजन क्या है जी? नुकसान तो हमको पता है कि कौन सा नुकसान खर्चा होने वाला है, लेकिन कितना रुपया नुकसान खर्चा होने वाला है वो जानकारी हमें नहीं है, तो ये होता है प्रोविजन। अब रिजर्व सुनना, रिजर्व कौन सा नुकसान होने वाला है नहीं पता। अरे आपने प्रॉफिट स्टोर करके रखा है, कौन सा नुकसान होगा नहीं पता, और कितना रुपया नुकसान होगा भाई? जब हमको नुकसान का नाम ही नहीं पता तो कितना रुपया नुकसान होगा हमें कैसे पता? तो रिजर्व क्यों मेंटेन करते हैं, रिजर्व क्यों बनाते हैं, आपने प्रॉफिट को क्यों जमा करके रखा है जी? ये रिजर्व, कौन सा नुकसान आएगा नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता कि कौन सा नुकसान होगा तो कितना रुपया, वो कहां से पता होगा? तो ना तो आपको ये पता है कि नुकसान कौन सा होने वाला है, और ना तो आपको ये पता कि वो कितना रुपया होने वाला है। तो इसका मतलब रिजर्व बुरे वक्त से बचने के लिए मेंटेन किया जाता है। तो रिजर्व बुरे वक्त से बचने के लिए मेंटेन किया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता वो बुरा वक्त है कौन सा, वरना पहले से इंतजाम न कर लेते। तो किसी को नहीं पता कि वो बुरा वक्त है कौन सा, वरना पहले से उसके बचने का रास्ता न ढूंढ लेते। तो रिजर्व बुरे वक्त से बचने के लिए, बुरा वक्त मतलब लॉस कह लो, किसी तरह का नुकसान, किसी तरह का लॉस, तो रिजर्व बुरे वक्त से बचने के लिए बनाया जाता है। न तो आपको नुकसान का नाम पता है, जब नुकसान का नाम नहीं पता है तो अमाउंट कहाँ से पता होगा? तो बच्चों बताओ क्लियर है? प्रॉफिट से पैसे निकाले, एक डब्बे में रख दिए, नाम रखा प्रोविजन। प्रॉफिट से पैसे निकाले, एक डब्बे में रख दिए, नाम रखा रिजर्व। जो पैसे आपने प्रोविजन नाम के डब्बे में बंद करके रखे हैं, आपको ये तो पता है पेमेंट किस चीज का होना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पेमेंट कितना रुपया होना है, वो नहीं पता। तो खर्च का नाम पता है, कितना पेमेंट, कितने रुपए का पेमेंट, वो आपको जानकारी नहीं। रिजर्व जितना तो आपको नुकसान का नाम पता है, जब नुकसान का नाम नहीं पता तो उसका अमाउंट भला कहां से पता होगा? तो ये हो गया रिजर्व और प्रोविजन। अच्छा अगली बात, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या देना है ये भी पता है, कितना रुपया देना है वो भी पता है। लायबिलिटी क्या देना है ये भी पता है, और कितना रुपया देना है ये भी पता है। समझ के बच्चे? यहाँ दोनों बातें हमें पता है। क्या लायबिलिटी का मतलब क्या देना है ये भी पता है, कितना रुपया लौटाना है ये भी पता है। समीर संजीव कहते हैं सर इमरजेंसी या कंटिजेंसी के लिए रिजर्व बनता है। जी हाँ, बुरे वक्त का मतलब ही होता है इमरजेंसी, कंटिजेंसी, संदिग्धता। बच्चों क्या आप सभी को लायबिलिटी, प्रोविजन, रिजर्व क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन? तुम लौट आए जरा, बोलो बच्चों, क्लियर? हाँ क्लियर है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कहाँ थे लॉन्ग टर्म प्रोविजन? तो प्रोविजन आपने जान लिया, आपने प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक डब्बे में रख दिया है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक डब्बे में रख दिया है, डब्बे का नाम है प्रोविजन, डब्बे का नाम है प्रोविजन। प्रॉफिट हुआ, कुछ हिस्सा डब्बे में रख दिया, नाम है प्रोविजन। प्रोविजन माने आपको खर्च का नाम तो पता है, खर्च का नाम तो पता है, लेकिन वो पेमेंट कितना करना है, खर्च पता है लेकिन कितना रुपया पेमेंट करना है वो नहीं पता है। बस एक बात बता दो बच्चों, लॉन्ग टर्म माने ये पेमेंट जल्दी होना है कि बहुत दिनों बाद होना है? विद इन 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, ये पेमेंट जल्दी करना है कि देर में करना है? हाँ, तो लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे समय के बाद, 12 महीने के बाद, 2 4 10 साल 15 साल के बाद। तो तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन आप समझ गए। प्रोविजन जी मुझे खर्च का नाम तो पता है कि मुझे क्या पे करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना रुपया पे करना है, वो जानकारी मुझे नहीं है, और ये पेमेंट जब भी होगा काफी लंबे समय के बाद होगा। जैसे जैसे कंपनी ने एक डब्बा बनाया और वहां इंतजाम कर रहे हैं, आओ देखें पेंशन फंड, पैसा जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं।
कंपनी आपको पेंशन फंड से क्या बांटना है, पेंशन बांटनी है। कब, जब कर्मचारी रिटायरमेंट लेगा, जब कर्मचारी बहुत लंबे समय के बाद रिटायरमेंट लेगा, तब जाकर ये पेमेंट करना है। तो बताओ बच्चों, सही बात है ना, बहुत दिनों बाद पेमेंट करना है, जब कर्मचारी रिटायरमेंट लेगा तब जाकर पेमेंट करेंगे। क्या देना है, पेंशन फंड का पैसा देना है। कितना देना है जी, वो तो रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा, अभी कहाँ से पता चलेगा, और बहुत लंबे समय के बाद देना है। क्या देना है, पेंशन फंड का पैसा देना है। कितना रुपया जी, वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा जब कर्मचारी रिटायरमेंट लेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो कंपनी एक फंड में पैसे जमा कर रही है। क्या देना है जी, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी जब रिटायरमेंट लेगा तो प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है। कितना देना है जी, ये बात थोड़ी ना पता कितना देना है, वो तो रिटायरमेंट के समय कैलकुलेशन होगा तब पता चलेगा कितना देना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब अरे वो ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट वगैरह, क्या देना है जी, एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट वगैरह लेगा तो कुछ देना है, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट वगैरह, कंपनसेशन वगैरह। कितना देना है जी, वो तो जब रिटायरमेंट लेगा तब जाके मालूम पड़ेगा कितना देना है। तो बच्चों यहाँ जो भी चीजें हैं सबका पेमेंट भविष्य में करना है। प्रोविजन का संबंध किससे होता है, भविष्य से होता है। देना क्या है पता है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लिव इनकैशमेंट। देना क्या है पता है, कितना रुपया जी, वो तभी कहाँ पता चलेगा, जब वो घटना घटेगी भविष्य में, जब कैलकुलेशन होगा तब पता चलेगा कितना देना है। और ये पैसे लंबे समय के बाद दे रहे हैं, कहाँ रिटायरमेंट अभी तुरंत हो रहा है, लगेंगे 10 20 25 साल, तब जाकर देना है। बच्चों क्या आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स क्लियर हैं? बोलो बच्चों, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछो, अदरवाइज हम आपको कुछ और आगे बताएं। तो ये रही हमारी बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड्स में थे 3 लोग, और ये रहे वो 3 लोग जिनकी चर्चा हो चुकी है। और शेयर एप्लीकेशन अमाउंट पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ कोई भी सब हेडिंग नहीं थी, तो बात ही खत्म करिए। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 लोग, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कल पढ़ाया, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कल पढ़ाया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कल पढ़ाया, अभी अभी पढ़ाया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अभी अभी पढ़ाया। अब बचा लायबिलिटी में कौन, करंट लायबिलिटी वाले बचे, करंट लायबिलिटी वाले। और करंट लायबिलिटी में कितनी सब हेडिंग, 4। आओ देखें, करंट लायबिलिटी वाले में 4 सब हेडिंग, 1 2 3 4। तो अब हम जा रहे हैं आपको क्या पढ़ाने, हम आपको जा रहे हैं करंट लायबिलिटी के टर्म्स पढ़ाने। हाँ बच्चों, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, करंट लायबिलिटी। और पहले सोच रहे हैं आपको टर्म्स पढ़ाते हैं करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक, पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर से आपको एक बार दिखा दें कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हमें करंट लायबिलिटी में क्या क्या डिस्कस करना है। देख लीजिए कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इतना कुछ हमें क्लियर करना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों, टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बातें होंगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या हमने बच्चों को कभी बताया कि बोरोइंग माने होता है कंपनी ने लोन लिया, आसान भाषा में। आप सभी जानते हो कि भाई इंटरनेशनल पैटर्न है हमारी बैलेंस शीट, तो वहाँ दुनिया वाले तो बोरोइंग ही बुलाते हैं, हम आप तो लोन ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बोरोइंग मतलब कंपनी ने उधार लिया, और आप सोचो कि ये उधार जल्दी लौटाना है कि देर में लौटाना है, कैसा महसूस होता है आप, ये उधार कब लौटाना है। हाँ बच्चे क्या कह रहे हैं, जल्दी लौटाना है, बिल्कुल सही बात। ये उधार आपको कब लौटाना है जी, ये उधार आपको बहुत जल्दी ही वापस करना है। आओ देखते हैं बच्चों, देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा मेरा बैंक में है उससे भी ज्यादा निकाल लिया। मतलब आपका बैंक में अकाउंट है, खाता है, ठीक है, तो आपका बैंक में अकाउंट है, आपका बैंक में खाता है, और वहां आपका बैंक में जमा है ₹20,000, जमा है 20,000। मगर आप बैंक गए और आपने निकाला ₹25,000, तो बच्चे हमें बताएंगे कि आपका जितना जमा था आपने उससे कितना ज्यादा निकाला।
बच्चे कहते हैं सर जितना जमा था उससे 5,000 ज्यादा निकाला, और 5,000 का नाम क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओवर माने ज्यादा, ड्राफ्ट माने ड्रॉ करना, निकाला, बैंक से ज्यादा निकाला, तो ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों एक प्रकार से आपने बैंक से उधार ले लिया ना, उधार। तुम्हारा जमा 20,000, तुम ले आए 25,000, तो 5,000 क्या बना? उधार बना। और बच्चों ये उधार आपको बहुत जल्दी चुकाना पड़ेगा, बहुत जल्दी। आप चुकाओगे ही चुकाओगे। क्यों? क्योंकि बैंक वाले 40-45% लगाएंगे ब्याज। आपकी बुद्धि हरी भरी हो जाएगी। 40-45% बहुत ज्यादा होता है। ठीक। तो बच्चों बरखा एक सवाल पूछ रही है, जवाब देते हैं। तो बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट आप बहुत जल्दी चुकाओगे, बहुत जल्दी। क्यों? 40-45% ब्याज लगेगा सालाना। कहाँ बैंक वाले 3 या 4% ब्याज दे रहे हैं? बताओ, 3 या 4%, और ले रहे हैं 40 या 45%। इसलिए आप फटाफट चुका दोगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जमा धनराशि से अधिक निकालना, जमा धनराशि से अधिक निकालना। बरखा का सवाल है सर क्या सेविंग अकाउंट वाले बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं? बात करते हैं। बच्चों ये बताओ कि क्या ऐसा संभव है जो हमने कहानी बताई कि तुम जमा धन से भी ज्यादा निकाल सकते हो? जमा है 20,000, निकाल लो बैंक से 25,000। तो क्या बैंक में ऐसा होता भी है कि किताबी बातें? हाँ। और खुशहाल सर क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बताइए सर। क्रेडिट कार्ड के बारे में जैसे क्या? खुशहाल शिवम करंट अकाउंट ओनली। हाँ बच्चों ध्यान देना। देखिए खाते, जो हम लोग बैंक में खाते खुलवाते हैं, दो खाते बहुत फेमस है, दो खाते। मेरा आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट, तो एक तो मेरा आपका बचत खाता सेविंग अकाउंट आम आदमी का खाता, और व्यापारियों का करंट अकाउंट, व्यापारियों का करंट अकाउंट चालू खाता। और भी है, एफडी खुलवा, एफडी करा लो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिक्यूरिंग अकाउंट। तो बहुत से अकाउंट है, ये दोनों बड़े फेमस है। आम आदमी खुलवाता है बचत खाता, व्यापारी अपने व्यापार के काम काज से खुलवाते हैं करंट अकाउंट। और बच्चों ये सुविधा बैंक ओवरड्राफ्ट वाली सिर्फ किस पर उपलब्ध है? सिर्फ करंट अकाउंट पर उपलब्ध है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ किस पर उपलब्ध है? जो करंट अकाउंट पर उपलब्ध है। सेविंग अकाउंट पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। बचत खातों पर आप ये सुविधा नहीं ले सकते। मालूम पड़ा आपके, आप लोग कौन सा खाता खुलवाए हो बैंक में? जी आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है। किसी ने आईसीआईसीआई बैंक में खुलवाया है, किसी ने एक्सिस में खुलवाया है, किसी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाया है, तो कोई एसबीआई में खुलवाया है। तो आप लोगों का कौन सा खाता है? बचत खाता है। अगर आप जाओगे, अगर आप जाओगे बैंक में, साहब मेरा जमा है 5,000, क्या मैं 7,000 निकाल सकता हूँ? मेरा जमा है 5,000, क्या मैं 7,000 निकाल सकता हूँ? क्या मैं 2,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकता हूँ? तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको धक्के मार के भगा दिया जाएगा कि नहीं भाई आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बचत खाते पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट वाली। ठीक। खुशहाल एक सवाल पूछ लिए हैं, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला तो कैसे कितना देना पड़ता है? जितना अमाउंट रहता उतना ही देना पड़ता है कि उससे ज्यादा देना पड़ता है? ठीक है ध्यान दीजिएगा। खुशहाल क्रेडिट कार्ड पूछ रहे हैं। चलिए आपका सवाल हम याद रखेंगे, पहले इधर हम बात पूरी कर लें। हाँ सेविंग अकाउंट बचत खाता, तो बच्चों हमने क्या बताया बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में? जमा पैसे से अधिक निकालना। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ करंट अकाउंट वाले व्यापारी लोग, हम आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी बचत खाते पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन बच्चों ने सुना होगा नोटबंदी से भी पहले, नोटबंदी से भी पहले क्या मोदी जी कोई जनधन खाता खुलवा रहे थे? लोगों ने खुलवाया भी है जनधन खाता, यही नाम था क्या? जनधन खाता। तो मोदी जी जनधन खाता खुलवा रहे थे, तो बच्चों वहां पर थोड़ा सा बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउ किया था। तो वैसे तो जनधन खाता जो था वो बचत खाता था, मगर मोदी जी ने वहां पर अलाउ किया था बैंक ओवरड्राफ्ट, मगर बहुत ही छोटा अमाउंट, शायद 500 1000, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, काफी दिन पहले पढ़ा था।
तो समझ गए कि नॉर्मली तो बचत खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मोदी जी वाले जनधन खाते में थोड़ी सी ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो मुझे लगता है बरखा को अपना जवाब मिल गया होगा। अब खुशहाल का जवाब लेते हैं। एक सवाल और आ गया, सर क्या अभी भी अलाउ है ये सिस्टम जनधन वाले में? हाँ बिल्कुल, वो प्रोविजन एक बार बन गया तो बन गया, वहां अभी भी अलाउ है, वहां अभी भी ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो बैंक वाले हैं ना, बैंक वाले वो साथ में आपकी क्या देखते हैं? रेपुटेशन देखते हैं, रेपुटेशन। ठीक, तो बैंक वाले साथ में आपकी रेपुटेशन देखते हैं। हमने कहने को तो कह दिया कि करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट होता है, मगर आप उनके पुराने कस्टमर होने चाहिए। आपका बैंक बैलेंस नॉर्मली मेंटेन रहता है, कंगाली नहीं छाई रहती। आप पुराने कस्टमर हो, आपका बैंक बैलेंस मेंटेन रहता है, पैसे अच्छे खासे आते हैं, कभी कभी आप ओवरड्राफ्ट करते हो और उन्हें आप पर विश्वास है, तो वो बहुत सारी बातें देखकर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। आपकी रेपुटेशन, आपकी क्रेडिट, इसको देखकर वो देते हैं। ये नहीं कि कोई भी आया उसको उठाकर दे दिया। यानी बैंक वालों का आप पर विश्वास होना जरूरी है। आपको बैंक मैनेजर से मिलवाया जाता है, मैनेजर आपसे बात करते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब जाकर आपको वो ओवरड्राफ्ट करने देते हैं। यानी आपकी रेपुटेशन मायने रखती है। हाँ, तो खुशहाल पूछ रहे थे सर मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दीजिए। बच्चों ध्यान देना, एक होता है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड को हम लोग अक्सर कह देते हैं एटीएम कार्ड। तो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है, जिसका मतलब है कि हमारा पैसा बैंक में पहले से जमा है, हमारा पैसा बैंक में पहले से जमा है और हम जमा पैसे को निकाल रहे हैं। ठीक, निकाल रहे हैं। तो पैसा हमारा पहले से बैंक में जमा है, हम निकाल रहे हैं किसकी मदद से? अपने डेबिट या एटीएम कार्ड की मदद से। और एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसे आप लोग आजकल प्लास्टिक मनी भी बुलाने लगे, प्लास्टिक मनी। सही बात है, एटीएम ये कार्ड क्या है? प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक से क्या निकलता है? मनी निकलती है, तो प्लास्टिक मनी। तो क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी, यहाँ आपका बैंक में कोई भी पैसा जमा नहीं है, पैसा जमा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की मदद से आप निकाल रहे हो। तो पैसा जमा नहीं है और आप निकाल रहे हो। ठीक, तो एक तरह से आप लोन ले रहे हो, एक तरह से आप क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो। तो पैसा जमा नहीं है, आप निकाल रहे हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड की मदद से शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग, खर्चा वर्चा करते हैं, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, दूसरी वेबसाइटों पर खर्चा वर्चा करते हैं। यानी मैं पहले खरीद ले रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से, बाद में सैलरी वैलरी आएगी तो चुका दूंगा। बहुत फेमस हो रहा है आजकल क्रेडिट कार्ड। तो पैसा, यानी पैसा आपका बैंक में है नहीं और आप खर्चा कर रहे हो। कैसे? आपने एक तरह से उधार ले रखा है कि पहले हम इनसे पैसे लेकर खर्च दे रहे हैं, बाद में इनका चुकाएंगे। तो क्या क्रेडिट कार्ड से लोग सिर्फ खर्चा कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं? जी नहीं, आप क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो एक टाइम देंगे, टाइम। वो आपको क्या देंगे? एक समय देंगे, टाइम देंगे कि देखो भाई, तुम मेरे तुम हमसे पैसे मांग के शॉपिंग कर रहे हो, तुम हमसे कैश निकाल रहे हो, कंपनियां बोल रही, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, कि तुम हमारे पैसों से खर्चा कर रहे हो, तुम हमारे पैसे, हमारे कैश तुम ले रहे हो उधार, तो हम तुम्हें एक निर्धारित समय देते हैं, जो भी उन्होंने तय किया हो, हर कंपनी का अलग होता है, कि हम तुम्हें निर्धारित समय देते हैं, मान लो 45 डेज, कि इतने दिनों तक तो ब्याज नहीं लेंगे। अगर तुम हमारा पैसा इतने दिनों तक वापस कर दिए तो ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा लेट किए तो हम बड़ा तगड़ा ब्याज मारेंगे, 20% से भी ज्यादा हम आपको बहुत तगड़ा ब्याज मारेंगे। चलो खुशहाल से पूछते हैं, उनका क्वेश्चन था कि क्या आपको क्लियर है? प्रगति का सवाल, सर डेबिट कार्ड को भी प्लास्टिक मनी बोलते हैं? कह लीजिए, कह लीजिए, वो भी प्लास्टिक है, वो भी मनी है, लेकिन डेबिट कार्ड तो ऑलरेडी आपका जमा ही है पैसा। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में ही प्लास्टिक मनी बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड को। हाँ तो बच्चों, खुशहाल आप बताओ भैया, आपका सवाल था क्रेडिट कार्ड पर, आपने हमें अटका दिया यहाँ पर। तो हम दूसरे टॉपिक पर आने जा रहे हैं। तो हम कहाँ पर थे? हम थे बैंक ओवरड्राफ्ट पर। बैंक ओवरड्राफ्ट, जमा धनराशि से अधिक निकालना, और ये पैसे आपको बहुत जल्दी ही वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत तगड़ा ब्याज देना पड़ेगा। कैश क्रेडिट, क्रेडिट माने उधार, कि आपने उधार पर कैश लिया,
कैश क्रेडिट, आपने उधार पर कैश लिया, आपको वापस करना है। उधार आपको अपनी क्रेडिट की वजह से मिला, अपने रेपुटेशन की वजह से मिला। तो ये था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब आइए ट्रेड पेबल देखते हैं। ट्रेड पेबल, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो लोग, ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। हमारी कंपनी ने उधार माल खरीदा, ठीक, गुड्स, उधार माल खरीदा। तो हमारी कंपनी ने उधार माल खरीदा। अब कंपनी को करना है प्रॉमिस, वादा, लौटाने का। किस बात का वादा? लौटाने का। तो कंपनी ने उधार माल खरीदा और कंपनी को पैसा लौटाना है। वादा हो सकता है मौखिक, दे देंगे, वादा, प्रॉमिस अपने मुंह से करना। वादा हो सकता है लिखित, दे देंगे, दे देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी से उधार लेते हो तो देना भी है, और देने का वादा हम आप तो ज्यादातर मुंह से करते हैं क्योंकि लोग पहचान वाले होते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को विश्वास नहीं है तो हमें लिख कर देना पड़ता है। लिख कर, लिख कर, सफेद कागज, मैं वचन देता हूं, मैं आपके पैसे इतने दिन बाद इतनी तारीख को दे दूंगा। अपना नाम, अकाउंट नंबर, टिकट चिपकाया, मोहर लगाई, सिग्नेचर किया, जो भी करके दे दिया। उधार माल खरीदा, पैसा चुकाना है। अगर ये वादा मौखिक रूप से हुआ है तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिटर। अगर ये वादा लिखित में हुआ है तो ये हो गया बिल्स पेएबल। बच्चे बताएं कि आपको ट्रेड पेबल हेडिंग में दोनों लोग समझ में आ गए। उधार माल खरीदा, पैसा चुकाना है। वादा मौखिक वाला है तो ट्रेड क्रेडिटर, और वादा लिखित वाला है तो बिल्स पेएबल। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? हाँ सर, समझ गए। उधार माल खरीदा, पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है। अगर ये वादा मौखिक रूप से किया तो ट्रेड क्रेडिटर, और ये वादा लिखित में किया तो बिल्स पेबल। लेकिन बच्चे आप भी जानते होंगे क्या, कंपनियां ज्यादातर वादा लिखित में करती होंगी। कंपनियां ज्यादातर वादा लिखित में करती होंगी। कंपनियां बहुत कम ही मौखिक प्रयोग करती होंगी। खैर जो भी हो, भाई मार्केट का सिस्टम है। मार्केट में क्या है, अगर तुम्हें सामने वाले पर विश्वास है तो वो मुंह से बोल रहा है मान लो। अगर तुम सामने वाले को जानते हो कि एक नंबर का धोखेबाज, ब्यौरेबाज है, तुम्हें पहले भी लटका चुका है, झिला चुका है, मुंह वाली बात मत मानो। लाओ भैया बिल लाओ, बिल, बिल लाओ। अब उसने बिल दे दिया तो वो चाह के भी क्या कर लेगा, आप उसके बैंक जाओ, कैश करा लो। आप उसके बैंक जाओ, कैश करा लो, जो तारीख लिखी है उस पर कैश हो जाएगा। और मान लो बाउंस हो गया वो, तब तो भी उसको पनिशमेंट उसका बैंक दे ही देगा, यानी पैसे मिल। कि अगर आप चाहते हो कि जिस दिन हम चाहते हैं उसी दिन पेमेंट मिले, टाइम की श्योरिटी, तो आप बिल ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। भरोसा है तो मुंह पर, मुंह से मान जाओ, भरोसा नहीं है तो बिल ले लो। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे किराया 10,000 देना था, 8,000 दे दिया, मगर 2,000 नहीं दिया, तो जो 2,000 नहीं दिया वो हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे मजदूरी 20,000 देनी थी, मजदूरी 20,000 देनी थी, 15,000 मजदूरी दे दी, किन्हीं कारणों से 5,000 मजदूरी नहीं दे पाए, तो जो मजदूरी नहीं दे पाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जितना पैसा आपने इस साल पे नहीं किया वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कभी सैलरी नहीं दे पाते, कभी किराया नहीं दे पाते, कभी वेजेस नहीं दे पाते, कभी रेंट नहीं दे पाते, जितना पैसा आप नहीं दे पाए वो क्या होता है? वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनक्लेम्ड डिविडेंड, आप पता लगाएं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ध्यान दीजिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या चीज है? तो एक सवाल, एक सवाल, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर्स को क्या बांटती है? कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर्स को क्या बांटती है? बच्चे कह रहे हैं डिविडेंड, बिल्कुल सही, लाभांश, लाभ का अंश। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड बांटना है, ठीक है। किसको? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को।
ठीक। बच्चों एक बात और, ये हम किताबी बात बता रहे हैं। कौन सी बात? किताबी बात। मतलब बच्चों किताबों में पुरानी बातें चल रही है ना, फिजिकल शेयर। बोलो, किताबों में पुरानी बात चल रही है ना, फिजिकल शेयर। हाँ वही बात बता रहे हैं, इसका संबंध पुरानी बातों से। हाँ आजकल तो मुश्किल है ऐसा होना। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वो डिविडेंड देना चाहती है शेयर होल्डर्स को। ठीक। तो कंपनी ने सबका एड्रेस निकाला, पता, सबका एड्रेस निकाला, और सबके एड्रेस पर क्या भेज दिया? चेक भेज दिया। तो कंपनी को डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, कंपनी ने सबके एड्रेस पर चेक भेज दिया, सबको मिल गया। लेकिन कुछ चेक आ गए कंपनी के पास वापस, लेकिन कुछ चेक आ गए कंपनी के वापस। तो आप पता लगाएं चेक वापस क्यों आ गए। कंपनी ने पता किया क्यों भाई चेक वापस कैसे आ गया, तो मालूम पड़ा कुछ लोग, कुछ शेयर होल्डर्स ने पता दिया था, मगर वो तो वहां किराए पर रहते थे, लेकिन अब वो वहां नहीं रहते। तो कुछ शेयर होल्डर्स का क्या हो गया? एड्रेस चेंज हो गया, अब वो वहां नहीं रहते, तो उनका चेक वापस आ गया। कोई शेयर होल्डर, उसकी डेथ हो गई, डेथ। ठीक। और उसके सर्टिफिकेट पर नॉमिनी का नाम नहीं है, उत्तराधिकारियों का नाम नहीं है, दे किसको? तो किसी की डेथ हो गई तो उसका चेक वापस आ गया। तो कोई एड्रेस चेंज हो गया तो वो नहीं मिला, किसी की डेथ हो गई तो वो नहीं मिला, किसी के घर पे ताला लगा हुआ है, विदेश विदेश गए हैं, वो नहीं मिला, कोई कुंभ के मेले में गया था, हेरा गया, खो गया, वो नहीं मिला। अब जो भी कह लो। तो बच्चों सिंपल सी बात कि कुछ लोगों का पता नहीं चल पाया है और उनका चेक कंपनी के पास लौट गया। तो कंपनी के पास चेक लौट गया, यानी ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो उनको दिया क्यों नहीं गया? क्योंकि वो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए, तो कंपनी के पास चेक पड़ा है। बच्चों कंपनी क्या करेगी ना, 7 साल तक इंतजार करेगी। ऐसे शेयर होल्डर्स का कंपनी 7 साल तक इंतजार करेगी, 7 ईयर्स, कि शायद वो कुंभ के मेले से लौट जाए। और तब तक वो अदर करंट लायबिलिटी में इसको किस नाम से दिखाती रहेगी? अनक्लेम्ड डिविडेंड। बोलो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है आपका? कि कंपनी ने कुछ लोगों को डिविडेंड देना चाहा, मगर वो एड्रेस चेंज होने या किसी कारण से नहीं मिल पाए, तो कंपनी को चेक वापस मिल गया, मगर जब कंपनी इसको अमानत की तरह संभाल कर रखेगी, चुकाना है, लौटाना है, देना है, और 7 साल तक वो वेट करेगी, आ जाओगे तो दे देंगे, आ जाओगे तो दे देंगे। पर खासर जिसकी मृत्यु हो गई वो कैसे वापस लेगा? उसके नॉमिनी, उसके उत्तराधिकारियों को केस वो क्लेम करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के थ्रू क्लेम करना पड़ेगा, तो मिल सकता है। अब हाई कोर्ट नहीं बोलना चाहिए, एनसीएलटी के थ्रू क्लेम करना होगा, मिल जाएगा। थोड़ा सा उसको साबित करना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन वगैरह, मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रोसीजर है, कंपनी देगी, बस आप प्रूव कर दो हाँ आप उन्हीं की नस्ल से हो, ब्लड रिलेशन से हो। तो कंपनी उन संजीव उनकी फैमिली को नहीं दे सकते, बताया तो कि बिल्कुल फैमिली को मिल जाएगा, मगर यूं ही नहीं दे देंगे ना, कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, कागज भरने पड़ेंगे, तब जाके मिलेगा। हाँ, तो अनक्लेम डिविडेंड, कंपनी को डिविडेंड देना था मगर वो नहीं दे पाए, लोग नहीं मिले हैं, कंपनी रखे हुए है, वेट करेगी, 7 साल तक वेट करेगी और दिखाएगी अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड के नाम से। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर 7 साल के बाद क्या होगा? 7 साल के बाद, 7 साल के बाद कंपनी अब, मतलब अभी भी कोई नहीं मिला और 7 साल बीत गए, तो कंपनी अब इस पैसे को किसको दे देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। तो कंपनी अब इस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, बोलेगी मेरी जिम्मेदारी खत्म, अभी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। सर मान लो वो 9 साल बाद आ गया, तो अब कंपनी से संबंध नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भिड़ो लड़ो, उनका मन होगा देंगे, उनका मन होगा नहीं देंगे। तो फिलहाल 7 साल के बाद ये पैसे कंपनी के पास से चले जाते हैं केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार उस पैसे को एक एक अकाउंट में रख देती है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड।
तो केंद्र सरकार इस पैसे को एक फंड्स में, एक अकाउंट में रख देती है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और नाम से ही लगता है कि केंद्र सरकार इस पैसे को खर्च कहाँ करती है, इन्वेस्टर के को पढ़ाना, मतलब इन्वेस्टिंग ट्रिक्स पढ़ाना। ये नहीं कि लोअर केजी अपर केजी कक्षा 1 पढ़ाना, नहीं, इन्वेस्टिंग की ट्रिक्स पढ़ाना। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करना, पढ़ाना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना कि उनके साथ डायरेक्टर्स वगैरह धोखाधड़ी न कर पाए। तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को इन्वेस्टर को एजुकेट करने में और प्रोटेक्ट करने में लगा देती है, उनको शिक्षित करती है, आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सब बातें। हाँ बच्चों, क्या आपको क्लियर है? बताइए कि आपको क्लियर हो गया है अनक्लेम डिविडेंड? तो हम आगे चले। हाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आ रहा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर। ये समझना, डिबेंचर होल्डर को क्या देना है? इंटरेस्ट। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तुमको क्या देना है? इंटरेस्ट। एक्रूड माने टाइम हो गया, देना चाहिए, मगर अभी तक दिया नहीं है, मगर अभी तक दिया नहीं है। तो आप एक्रूड को यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, कि हमारा कर्तव्य है कि हम ब्याज चुका दें, जितना समय होना था 6-8 महीना, 1 साल 2 साल हो गया है। तो आपने डिबेंचर होल्डर का ब्याज नहीं चुकाया जबकि समय हो गया था, तो ये हो गया इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर। समय हो गया है मगर अभी तक कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट रोक के रखा है, दिया नहीं है। अक्सर कंपनियां क्या ले लेती हैं? एडवांस। अलीशा का सवाल, सर अनक्लेम डिविडेंड एनसीएलटी के पास नहीं भेजते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों भेजते हैं? देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये है सरदार, बॉस। देश कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे अंग हैं। हम लोग, जैसे हम लोग हैं, इस बॉडी के मालिक हम हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऑर्गन हैं, हाथ पैर आंख नाक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हाथ पैर आंख नाक हैं। सेबी वाले हैं, आईआरडीए वाले हैं, रिजर्व बैंक वाले हैं। उसी तरह कौन है? हमारा एनसीएलटी भी तो गवर्नमेंट का ही काम कर रहा है। तो सरदार के पास पैसा जाएगा ना। अलीशा ने कहा कि सर अनक्लेम डिविडेंड एनसीएलटी क्यों नहीं रखता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों भेजता है? भाई सरदार के पास भेज देंगे, हम क्या करेंगे रख के? हमारा तो काम है रूल्स रेगुलेशन बनाना, हमारा तो काम है कंपनी संबंधित रूल्स रेगुलेशन बनाना, हमारा भी निर्माण तो सरकार द्वारा हुआ है। सरदार के पास भेज दिया, सरदार जो करे, हेड तो वही। हाँ भाई, क्या बात हो रही थी कि अक्सर कंपनियां क्या ले लेती हैं? एडवांस ले लेती हैं, एडवांस। और बच्चों, अगर एडवांस लिया गया है तो ये क्या है? अमानत। एडवांस क्या है? अमानत। एडवांस लिया है मतलब काम नहीं किया, पैसा ले लिया है, काम नहीं किया, पैसा ले लिया है, तो ये हो गया लायबिलिटी। क्योंकि लायबिलिटी का मतलब, कल बहुत सारी बातें बताए थे लायबिलिटी का मतलब, कल या परसों जब भी, लायबिलिटी माने चुकाना है, लौटाना है, वापस करना है। तो एडवांस लेके बैठे हो तो तुम्हें इस काम को पूरा करना है, और जब तक तुम इस काम को पूरा न कर दो तब तक ये क्या माना जाएगा? लायबिलिटी मानी जाएगी। तो कंपनी ने एडवांस ले लिया है, एडवांस मतलब काम किया नहीं, पैसे ले लिए, तो लायबिलिटी है। और अक्सर क्या होता है कि एडवांस में कमीशन ले लेते हैं, कंपनी अक्सर एडवांस में कमीशन ले लेती है। माल बेचो कमीशन मिला, माल बेचा नहीं, कमीशन पहले ले लिया। कोई भी इनकम जो एडवांस में ली गई। कॉल्स इन एडवांस, अब ये देख लो भाई, कॉल्स इन एडवांस। कंपनी बोली शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी बोली शेयर 10 रुपए का है। कंपनी बोली पैसा 3 किश्तों में दे दो, एक अभी दे दो, एक 2 माह के बाद दे देना, एक 5 माह के बाद दे देना। तो कंपनी बोली कि शेयर 10 का है, कुछ अभी दे दो, कुछ बाद में देना। एक अभी दे दो, एक 2 महीने बाद, एक 5 महीने बाद। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं मिस्टर एक्स, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं कि लो भैया 5 रुपया भी ले लो, जो 3 रुपया है अभी ले लो, वो भी ले लो, और जो 2 रुपया है वो भी अभी ले लो। तो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो वक्त से पहले पैसा दे देते हैं, चाहे उनके पास ज्यादा पैसे हो, चाहे वो ट्रांसफर वगैरह की फॉर्मेलिटीज से बचना चाहते हैं। तो अक्सर शेयर होल्डर ड्यू डेट से, समय से पहले पैसा कंपनी को दे देते हैं, और कोई भी प्रतिबंध नहीं है कंपनीज एक्ट में ऐसा कि आप एडवांस न लो। तो जब कंपनी को
समय से पहले कॉल्स का पैसा मिल जाए तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस, कि जो पैसे 3 रुपया भविष्य में मिल रहा था वे मिल गया, जो पैसे 2 रुपया भविष्य में मिलना था वे मिल गया। तो जब कंपनी को ड्यू डेट से, लास्ट डेट से समय से पहले कॉल्स का पैसा मिल जाए तो क्या होता है, वो होता है कॉल्स इन एडवांस। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, अगली बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अभी आपने देखा कि किसी ने 2 महीना पहले ही पैसा दे दिया, हम तो 2 महीने बाद मांगे थे। किसी ने 5 महीना पहले ही पैसा दे दिया, हम तो 5 महीने बाद मांगे थे। तो ऐसे लोगों को उतने महीने का कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। तो ऐसे लोगों को कंपनी उतने महीने का इंटरेस्ट पे करती है। और अगर अभी तक वो इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, बकाया है, तो यहाँ लिख दो आप, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर लिख दो कि कुछ लोगों ने 2-4-6 महीना पहले पैसा भेज दिया कॉल्स का, तो हम उनको 2-4-6 महीने का ब्याज देना चाहते हैं लेकिन अभी तक दिया नहीं है, तो उसको आप यहाँ दिखा दो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर आप घर पर यहाँ पर एक शब्द बढ़ा सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कॉल्स इन एडवांस, कि हमें एडवांस पर इंटरेस्ट देना था, दिया अभी तक हमने नहीं है। बच्चों बताओ इस पेज पर कोई सवाल आपके, बोलो चैट बॉक्स में फटाफट बोलो, इस पेज पर आपके कोई सवाल है तो हम वेट कर रहे हैं आपका। चलो बच्चे कह रहे हैं खुशहाल, स्वाति, अलीशा कि क्लियर है, संजय समीर क्लियर है, ठीक है आइए आगे चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अच्छा भाई, प्रोविजन मतलब प्रोविजन क्या देना है पता है, कितना रुपया देना है जी वो नहीं पता, तो क्या देना है पता है, कितना रुपया देना है वो नहीं पता। और शॉर्ट टर्म मतलब जो भी देना है बहुत जल्दी देना है, जो भी देना है विद इन 12 मंथ, बहुत ही जल्दी देना है विद इन 12 मंथ। क्या देना है पता है, कितना रुपया देना है नहीं पता, कब देना है विद इन 12 मंथ, बहुत जल्दी देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या चुकाना है, टैक्स चुकाना है, 1 साल के अंदर चुकाना है, कितना रुपया वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कितना रुपया। क्या देना है, टैक्स देना है, कितना रुपया देना है नहीं पता, कब देना है बहुत जल्दी देना है, हर साल दिया जाता है, 1 साल के अंदर देना है। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, एंड होना चाहिए, बैड एंड डाउटफुल डेट। तो आइए जरा इसकी बात कर लें, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की ध्यान दीजिएगा। क्या होने वाला है, उधार माल बेचा, पैसा डूबने वाला है। तो क्या होने वाला है, उधारी का पैसा डूबने वाला है, तो नुकसान का नाम, उधार माल बेचा, पैसा डूबने वाला है। कब डूबने वाला है, तो 2-4-6-8 महीने बाद वसूली पर जाएंगे तो पूरा मिलेगा नहीं, कुछ डूबेगा। तो क्या होना है, पैसा डूबना है, कितना डूबना है जी वो नहीं पता, वो तो जब जाएंगे वसूली पर तब पता चलेगा, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत जल्दी होने वाला है। तो क्या होना है, उधार माल बेचा, पैसा डूबना है, कितना डूबना है जी वो जानकारी नहीं है। फिर आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, फिर आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। आइए आगे चलते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड देखते हैं, ध्यान देना बच्चों। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या देना है, डिविडेंड देना है, क्या देना है, डिविडेंड देना है। और कितना रुपया देना है जी अभी डायरेक्टर्स ने कैलकुलेट नहीं किया है, अभी डायरेक्टर्स ने कैलकुलेट नहीं किया है। तो क्या देना है, डिविडेंड देना है, कितना देना है जी डायरेक्टर्स ने अभी कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना देना है, भविष्य में देना है, जल्दी ही देना है, जल्दी ही देना है। हमें लगता है प्रपोज डिविडेंड में आपको और अच्छे से वर्ड मीनिंग समझाना चाहिए। प्रपोज डिविडेंड ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर नेक्स्ट ईयर, ये साल अगला साल। प्रपोज डिविडेंड, इसका अनाउंसमेंट, तो प्रपोज डिविडेंड वो है जिसका अनाउंसमेंट इसी साल होता है, इसी साल, तो अनाउंसमेंट होता है इसी साल, लेकिन इसका भुगतान, इसका पेमेंट होता है अगले साल।
तो प्रपोज डिविडेंड, डायरेक्टर आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट, हम आपको डिविडेंड देंगे। अच्छा, तो अनाउंसमेंट इस साल करते हैं, मगर पेमेंट कब होता है? अगले साल। तो ये होता है प्रपोज डिविडेंड कि अनाउंसमेंट करंट ईयर में होगा और पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा। ऐसा क्यों? प्रगति सर, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड एक ही होता है। तो प्रगति ने हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। क्या? उन्होंने कहा कि सर हमको एक और सा डिविडेंड बता दो, सर हमको इंटरिम डिविडेंड बता दो। ठीक है, पहले हमको प्रपोज डिविडेंड क्लियर करने दीजिए, पहले हमें आप प्रपोज डिविडेंड क्लियर करने दीजिए, फिर हम आपको इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्रगति ने क्वेश्चन पूछ लिया इंटरिम डिविडेंड। हमने कहा भाई पहले हमको आप एक कंप्लीट कर लेने दो प्रपोज डिविडेंड, फिर हम आपको इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताते हैं। हाँ, प्रपोज डिविडेंड जैसे आप लोग हिंदी में बुला सकते हो, हम हिंदी में अक्सर नाम बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं। प्रस्तावित लाभांश, इसे बोलेंगे प्रस्तावित लाभांश। हाँ, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर आपको बड़ा हिंदी पता है क्या? हाँ बच्चों, हम खुद हिंदी मीडियम वाले थे, कभी कभी क्या मतलब थे तो थे। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं कि प्रपोज डिविडेंड किसे कहते हैं जी? अनाउंसमेंट इस साल होगा, पेमेंट अगले साल होगा। तो आपको पूछना चाहिए सर क्यों? क्यों अनाउंसमेंट इस साल होगा तो पेमेंट अगले साल क्यों होगा? कारण बताइए। अनाउंसमेंट इस साल, पेमेंट अगले साल, क्यों? ध्यान देना बच्चों, प्रपोज डिविडेंड का एक नियम है, नियम, रूल। तो प्रपोज डिविडेंड का क्या है? नियम है। नियम ये है कि एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी, 30 दिन और बीत जाएंगे और तब जाकर पेमेंट होगा। दोबारा सुनना, प्रपोज डिविडेंड कब बढ़ता है जी? एनुअल जनरल मीटिंग हो जाने तो हो गई, 30 दिन और बीत जाने दो जी, बीत गया, अब बांटो, अब बांट लो। तो सारे बच्चे बताएं, इतनी लाइन क्लियर है आपको कि प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट कब होता है? प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट पहले एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके बाद भी 30 दिन और बीतता है, उसके बाद जाकर पेमेंट होता है। ठीक, अच्छा बच्चों ध्यान देना, ध्यान से। आप सोचो कि हमारा करंट ईयर, आप सभी जानते हो कि साल का अंतिम दिन कंपनियों का क्या होता है। हमारा करंट ईयर कब समाप्त हुआ? 31 मार्च को समाप्त हुआ। ठीक, और और आप ये भी जानते हो कि एनुअल जनरल मीटिंग होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा, कुछ दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो कुछ दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो हमारा करंट ईयर समाप्त हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, और आप बताओ बच्चों, एनुअल जनरल मीटिंग जब भी हुई, जब भी हुई, तो 4, 10, 15, 20, एक महीने, 2 महीने बाद, तो अगला साल तो लग गया ना, अगला साल तो लग गया ना, अगला फाइनेंशियल ईयर तो लग गया ना। बोलो 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 बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? करंट ईयर समाप्त हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग इसके बाद ही होगी, अगला साल लग गया, ऊपर से 30 दिन और बीत गए, पक्का अगला साल लग गया। तो क्या आप समझ पाए कि जब अनाउंसमेंट इस साल हुआ था तो पेमेंट अगले साल क्यों हुआ? हाँ, अनाउंसमेंट तो इसी साल हुआ था, मगर पेमेंट का रूल क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग के बीत जाने के 30 दिन भी बीत जाने के बाद। तो समझ गए बच्चों, अनाउंसमेंट इस साल होगा मगर पेमेंट में अगला साल क्यों लग गया? क्योंकि क्योंकि अभी एनुअल जनरल मीटिंग होगी जो पक्का अगले साल होगी, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म है, अगला साल लग जाएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, 30 दिन बीतेगा, उसके बाद जाकर डिविडेंड बटेगा, प्रपोज डिविडेंड वाला पेमेंट तब होगा। तो इसलिए आप अनाउंसमेंट इस साल करते हो और पेमेंट करते करते लग जाता है अगला साल। सभी बोलो कि हमें क्लियर है। तुम जरा प्रगति के सवाल पर आते हैं, इंटरिम डिविडेंड। शिवम सर, जितना प्रपोज होता है डिविडेंड या उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता? जितना अनाउंसमेंट करेंगे उतना मिलेगा। जितना, अरे भाई पहली बात, जितना प्रॉफिट होगा उसी रेशियो में देंगे, जितना प्रॉफिट होगा उसी रेशियो में देंगे, जितना प्रॉफिट होगा। डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों? किसी ने और कोई सवाल तो नहीं पूछा था प्रगति के अलावा? बरखा सर, क्या एजीएम में ही अनाउंस होता है? जी हाँ, वहीं पे अनाउंसमेंट होता है।
अक्सर अक्सर पहले भी हो जाता है, जरूरी नहीं है, अक्सर पहले भी हो जाता है। हाँ बच्चों, अनाउंसमेंट होगा इस साल और पेमेंट होगा अगले साल। पेमेंट अगले साल क्यों लग गया? अरे भाई, साल खत्म हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग अगले साल ही पड़ गई, 30 दिन और बीता तो नेक्स्ट ईयर तो टच ही हो गया था। अच्छा, अब प्रगति ने पूछा था सर व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। ठीक, इंटरिम डिविडेंड का संबंध जो है वो होता है हैवी प्रॉफिट से। कि कभी कभी कंपनी को क्या हो जाता है, अत्यधिक लाभ हो जाता है। तो कभी कभी कंपनी को हो जाता है अत्यधिक लाभ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ कोई कुछ आप ऐसी एक्टिविटी करते हो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। आपका एक बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है जो 10 लाख का है, आपने 30 लाख का बेच दिया, 20 लाख का प्रॉफिट। तो कभी कभी कंपनी को क्या हो जाता है, अत्यधिक लाभ, ज्यादा प्रॉफिट। सुनना, करंट ईयर, करंट ईयर ये वाला साल, ठीक, करंट ईयर ध्यान से। कंपनी को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अनाउंसमेंट, हम घोषणा करते हैं, डायरेक्टर हम घोषणा करते हैं डिविडेंड बटेगा, डिविडेंड बटेगा। और ये क्या, बांट भी दिया। अरे, करंट ईयर में ही अनाउंसमेंट और करंट ईयर में ही पेमेंट। हाँ, इसी साल अनाउंसमेंट किया, इसी साल डिविडेंड बांट दिया, ये होता है इंटरिम डिविडेंड। तो बताओ, प्रगति का सवाल था और बाकी बच्चे क्लियर। अनाउंसमेंट इस साल, पेमेंट अगले साल, वो तो प्रपोज डिविडेंड है। अनाउंसमेंट इसी साल, पेमेंट भी इसी साल, वो तो इंटरिम डिविडेंड है। इसी साल बांट दिया, हाँ बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट हुआ था तो इसी साल निपटा दिया, बांट दिया। हाँ बच्चों, चलते हैं आगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा पूछ लेना। प्रगति कह रही है सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रपोज डिविडेंड वाली बात भी हो गई। तो अब हमें लगता है कि हमारा यहाँ का टॉपिक हो गया है खत्म। आइए आगे चलते हैं। अब जरा आते हैं, हमने लायबिलिटी पूरी क्लियर कर ली है, लायबिलिटी हो गई, खत्म हो गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कॉलम में 4 मेजर हेडिंग थी बच्चों, लायबिलिटी कॉलम में 4 मेजर हेडिंग थी। कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी हो गई। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे एक चीज जो रोक के रखी है, कि कभी लोग रटते थे करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्या आ गई हैं, शर्तें। अब आ गई हैं शर्तें। कितनी शर्तें? 4, 4 शर्तें। शर्तें पूरी, चारों में से बस एक भी शर्त पूरी, करंट लायबिलिटी। अब एक भी पूरी ना हो तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें इस बारे में चर्चा करनी है कि शर्तें पूरी तो करंट लायबिलिटी, और शर्तें अगर पूरी ना हो तो नॉन करंट लायबिलिटी। ये देखिएगा, करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। और एक बात आपको बता दें कि करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आ चुके हैं। तो करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल 2 मार्क्स में आ चुके हैं, शर्तें वर्ते नहीं, एग्जाम्पल। हाँ, देखिएगा, करंट लायबिलिटी आपको पूरी करनी है शर्तें। शर्तें हैं कितनी? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 4 शर्तें हैं और चारों में से मात्र आपको पूरी कितनी करनी है? 1। अगर एक भी शर्त पूरी कर दो, चारों में से कोई भी एक, तो करंट लायबिलिटी। अब एक भी पूरी नहीं करोगे तो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो 4 शर्तें, चारों में से एक भी पूरी कर दो तो करंट लायबिलिटी, एक भी पूरी ना करो तो नॉन करंट लायबिलिटी। 4 शर्तें हैं। और पहली शर्त में एक नाम आ रहा है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का। तो चलिए पहले हम आपको जरा किस बारे में बता दें, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? ध्यान दीजिएगा। पैसा फंसाया, पैसा फंसाया से लेकर पैसा वापस मिला, पैसा फंसाया से लेकर पैसा वापस मिला। आप सोचो बच्चों, कोई भी बिजनेस पहले पैसा लगाता है, फंसाता है, तब जाकर कुछ दिन बाद पैसा मिलता है। ये बात अलग है कि 10 रुपया फंसाता है तो 13 रुपया मिलता है तो प्रॉफिट होता है, लेकिन सिस्टम तो यही है ना। बोलो, पहले पैसा फंसाओ, इन्वेस्ट करो, तब जाकर पैसा वापस आएगा।
प्रॉफिट के साथ आएगा, लेकिन बच्चों ये बताओ समय तो लगेगा ना, समय तो लगेगा ना। पूंजी फंसाई, पूंजी वापस मिली, पैसा फंसाया, पैसा वापस मिला, और जितना समय आपका लगा उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो सभी बच्चे बताएं कि हल्की फुल्की बात समझ में आ गई आपको। मैंने पैसे फंसाए से लेकर मुझे पैसे अपने वापस मिले, मैंने इन्वेस्ट किया, पैसे फंसाए और मुझे बाद में पैसे अपने वापस मिले, लेकिन जो मेरा समय बर्बाद हुआ, जो मेरे पैसे फंसे हुए थे, उतना समय क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा, जैसे सर समय क्यों लग गया? सुनना, हमारी कंपनी ने क्या खरीदा? कच्चा माल खरीदा और रखकर गोदाम में रख दिया। कच्चा माल खरीद कर गोदाम में रख दिया। कितना टाइम बर्बाद हुआ? 1 महीना। पैसा फंसाया, कच्चा माल खरीदा, गोदाम में रख दिया, 1 महीना बर्बाद हो गया। अब माल बनना चालू हो गया, लकड़ी मंगवाए थे, फर्नीचर बनना चालू हो गया, फर्नीचर बनना चालू हो गया, ठीक है भाई। और माल बनते बनते भी कितना लग गया? 1 महीना। तो पहले कच्चा माल मंगवाया, 1 महीना उसमें बर्बाद हो गया, गोदाम में रखा था। फिर माल बनाना चालू किया तो माल बनते बनते भी 1 महीना हो गया। जब माल बन गया तो तुरंत थोड़ी ना बिकेगा। जब माल बन गया तो तुरंत थोड़ी ना बिकेगा, कुछ दिन और लगा माल बेचने में, 2 महीना बर्बाद और हो गया। तो माल बेचने में भी बर्बाद हो गया। माल बेच भी दिया, माल बेच भी दिया, पर उधार वसूली में भी कुछ समय लग गया। पर उधार की वसूली में भी कुछ समय लग गया, और वसूलते वसूलते भी 2 महीना लग गया। तो कच्चा माल खरीदा, गोदाम में माल पड़ा था, 1 महीना टाइम बर्बाद। माल बनाना चालू किया, बनते बनते भी 1 महीना लग गया। माल बेच दिया, मगर बेचते बेचते भी 2 महीना लग गया। और उधारी की थी, पैसा वापस आया, 2 महीना लग गया। तो कुल मिलाकर कितने बर्बाद हो गए? 6 महीना बर्बाद हो गए। तो सभी बच्चे बताएं कि 6 महीने तक हमको समझ में बात आ गई, जो 6 महीना शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक 6 महीना हमें क्लियर है, समझ गए? हाँ, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो 6 महीना बर्बाद हो चुका है, ठीक है। यहाँ हमारा समय बर्बाद हो रहा था, हमारा, यहाँ हमारा समय बर्बाद हो रहा था। कच्चा माल खरीद के गोदाम में टाइम बर्बाद, माल बनाते बनाते टाइम बर्बाद, माल बेचने में टाइम बर्बाद, और उधारी वसूलने में टाइम बर्बाद। तो यहाँ हमारा टाइम बर्बाद हो रहा था। अब दूसरों का टाइम बर्बाद किया जाए। आइए दूसरों का टाइम बर्बाद किया जाए। हम जिससे उधार खरीदे थे, हम उसको लटकाए झिलाए। हम जिससे उधार खरीदे थे, हम उसको लटकाए झिलाए 1 महीना। तो अकाउंटिंग के हिसाब से ये हमारे समय की बचत है। अगर मेरा टाइम बर्बाद हुआ तो मेरा नुकसान, अगर हम अगले को झिला दिए तो ये मेरे टाइम की बचत है, ऐसा अकाउंटिंग मानती है। तो हम उसको लटका दिए 1 महीना, तो हमारा समय बर्बाद हुआ 6 महीना, मगर हम अगले को झिला दिए 1 महीना, तो मेरा फाइनली टाइम बर्बाद हुआ 5 महीना। और यही है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कि मैंने कभी कच्चे माल में पैसे फंसाए थे और मुझे उधारी वालों से जब सारे पैसे मिल गए तो कुल मिलाकर मेरे 5 महीने बर्बाद हुए। और यह है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। पैसे फंसाने से पैसे वापस आने में लगा समय, ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बच्चों जवाब दो सर, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्लियर है? सर एग्जाम में आना है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। समझा रहे हैं, कंपनी के बारे में समझा रहे हैं कि असली दुनिया में कंपनियों में कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। पैसे फंसाए, ओके, से पैसे वापस मिले, में जितने महीने मेरे लग गए, वो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और हाँ, अगर अगर आपको जानकारी ना हो, अगर आपको जानकारी ना हो, एक शब्द होता है माना, कि अगर आपको जानकारी ना हो तो आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना महीना मान लेना? 12 महीना। बोलो, मानने वाली बात क्लियर? कि अगर आपको जानकारी ना हो कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना महीना, तो आप कितना महीना मान लोगे? बोलो, आप कितना महीना मान लोगे? बातें करी, नोट्स में लिखना होगा। नोट्स मेंटेन करना हो कर लो, लेकिन ये एज फॉर नॉलेज, नोट्स काम में ही आएगी। कि आज आप फ्री हो तो नोट्स बना लोगे, कल आप नहीं बना पाओगे। नोट्स रहेगी तो अच्छी बात है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर 12 महीने। भाई आज हमने नोट्स दे रखी है आपको, क्या पता कल नोट्स वहां ना रहे तब।
क्या पता सैफी सर का देहांत हो जाए तब, एप्स अपडेट करने वाला कोई ना हो तब। ठीक है, तो नोट्स मेंटेन कर लो, आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी, सॉफ्ट कॉपी का कभी कोई भरोसा नहीं होता, आज ऐप से कल ना हो तब। खैर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम हमें आपको यहां से सिखाना है, इस जगह से। तो कल वाली क्लास में चर्चा होगी कि करंट लायबिलिटी 4 शर्तें न पूरी हो तो नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, अब आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो फटाफट पूछिए, वरना फिर हम लोग कल वाली क्लास में बात करेंगे। जी, हम इंतजार कर रहे हैं। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब बच्चे ओके कह रहे हैं। चलो, थैंक यू बच्चों, तक क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं कल, यहीं से शुरुआत करेंगे शर्तों वर्तों से। थैंक यू।